नमस्कार, मैं डॉक्टर लता व्यास, सह आचार्य इतिहास, चौधरी बल्लूराम गोदारा कॉलेज से बीकानेर विश्वविद्यालय से संबंधित बीए पार्ट तृतीय के फर्स्ट पेपर में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, उसकी राजनीतिक दखलंदाजी के पश्चात उसने जो राजनीतिक एकीकरण किया और उसके साथ ही अपनी विभिन्न पॉलिसीज़, विभिन्न आर्थिक नीतियों, राजनीतिक नीतियों के तहत भारत का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, प्रगति हुई, उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति और उसके प्रभाव पर आज हम चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब अपना राज्य स्थापित किया, तब कंपनी राज्य की स्थापना से पूर्व भारत की स्थिति क्या थी, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी राज्य की स्थापना से पूर्व भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत में कंपनी राज्य की स्थापना के पूर्व देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। हम बात करेंगे कंपनी की सत्ता स्थापित होने के बाद भारत की आर्थिक स्थिति और उससे पूर्व की स्थिति में क्या अंतर था। इसके साथ ही इलाहाबाद की संधि, दोहरा शासन और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति, दस्तक प्रथा और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो 18वीं शताब्दी के अंत में तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का उद्योग एवं व्यापार बहुत ही विकसित अवस्था में था। ढाका की मलमल विश्वविख्यात थी। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। पंजाब और कश्मीर में ऊनी वस्त्र, लखनऊ, मथुरा, नागपुर और अहमदाबाद में सूती वस्त्र का व्यवसाय अत्यधिक उन्नत था। पीतल, तांबे और सोना जैसी धातुओं के समान हाथी दांत और चंदन जैसी लकड़ियों की सुंदर वस्तुएं यहाँ के कुशल कारीगर बनाते थे। कुटीर उद्योगों से भारत समृद्ध था। दक्षिण भारत में जहाज बनाने का उद्योग इंग्लैंड से भी अधिक विकसित था। भारत का बना रेशमी कपड़ा, मलमल, हीरे, जवाहरात, गरम मसाले, श्रृंगार प्रसाधन, हाथी दांत की बनी हुई कलात्मक वस्तुएं, सुगंधित तेल, इत्र आदि विदेशों को निर्यात किए जाते थे और इनके बदले में विदेशों से सोने और चांदी के सिक्के भारत में आते थे। हम बात करें, लेकिन कंपनी की सत्ता स्थापित होने के बाद यह स्थिति अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रह सकी, क्योंकि अंग्रेजों की आर्थिक नीति इंग्लैंड के आर्थिक हितों से प्रभावित थी। बंगाल का दीवानी अधिकार, जो कि इलाहाबाद की संधि के तहत बक्सर के युद्ध के पश्चात जो बंगाल का दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया और इसके तहत कंपनी ने किसानों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। कंपनी ने कर्मचारी किसानों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया। मद्रास के एक सरकारी प्रतिवेदन में निश्चित लगान प्राप्त करने के लिए यातनाएं देने का उल्लेख मिलता है और इन सब का परिणाम यह हुआ कि भारतीय किसान बर्बाद हो गए। दोहरे शासन के अंतर्गत जो नीति अपनाई गई, उसमें दीवानी अधिकार कंपनी को मिले और प्रशासनिक अधिकार या फौजदारी अधिकार भारतीय नवाब, बंगाल के नवाब को जो मिले। अब प्रशासन बिना अर्थ से कैसे चले, तो जो अव्यवस्था उत्पन्न होती थी उसमें भारतीय रियासत के नवाब या राजा उसके लिए जिम्मेदार होते थे और जब कंपनी से फाइनेंस की डिमांड करता था भारतीय नवाब, तो घाटे का बजट दिखाते थे। फिर हम बात करें दस्तक प्रथा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो सबसे पहले उन्होंने डिमांड की कि हम इंग्लैंड से यहाँ व्यापारिक माल लेके आते हैं और यहाँ आते आते हमारा बहुत सारा पैसा लगता है। तो भारतीय नवाबों से उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, जो पहले केंद्रीय सत्ता थी, तो उस समय उन्होंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने केंद्रीय शासक ने मान लिया कि बिना चुंगी कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी। उसका उनको फ्री टैक्स पास दिया जाता था, इसी को दस्तक कहा जाता था। और इस प्रथा के अंतर्गत उन्होंने भारतीय व्यापारियों के बजाय अधिक मुनाफा कमाया और भारतीय व्यापारियों का माल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने में दस्तक का प्रयोग किया। इसके पश्चात हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में निजी व्यापार बंद करने के आदेश दिए गए, किंतु इसके बाद कंपनी के कर्मचारी आयात निर्यात व्यापार में अधिक भाग लेने लगे। इससे अधिकांश व्यापार भारतीय व्यापारियों के नाम से होता था और वास्तव में व्यापार अंग्रेज अधिकारी करते थे। कंपनी के कर्मचारी बंगाल में स्थित फ्रांस और हॉलैंड की कंपनियों की सहायता से अपना व्यापार करते थे।
तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक नीति जो थी वो इंग्लैंड की आर्थिक नीति से प्रभावित होने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर आया।